जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए विज्ञान में प्रैक्टिस की अगली क्लास ध्वनि पर आधारित प्रश्नों की लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान की प्रैक्टिस क्लासें लगातार चलती रहेंगी। इसके बाद जो है हम बोर्ड पर भी क्लास को लेना प्रारंभ करेंगे, उसमें कुछ समय लगेगा। यहाँ से प्रैक्टिस में हम डिटेल व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप सभी लोग इन प्रश्नों को आराम से समझ लेते हैं तो रेलवे, यूपीपी, एसएससी, जीडी आदि पेपरों में आने वाले प्रश्नों को बहुत आराम से हल कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको अगर ये प्रश्न समझ में आ जाते हैं तो नोट्स बनाने के लिए आपकी पॉइंट्स की तरह प्रश्नों को लिख भी सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इन प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि कैसी तरंग है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्वनि कैसी तरंग है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन सी दिया गया दोनों, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए यहाँ समझना क्या है, जो ध्वनि है वह कैसी तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंगों में भी देखिए दो तरंगें होती हैं, एक होता अनुप्रस्थ और एक होता अनुदैर्ध्य। तो यांत्रिक तरंगों में कौन सी वाली तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के जो कण होते हैं वह तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। तो उम्मीद है आपको यह पहला प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इनकी प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है, ना कि अनुदैर्ध्य होती है। तो यानी पहले का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए और आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दिया गया है ध्वनि कैसी तरंग है, तो अभी अभी बता चुके हैं कि ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं वह संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। और अनुप्रस्थ में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला देखिए दिया गया है, निर्वात में ध्वनि की चाल होती है। तो देखिए निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होती है। तो निर्वात में देखिए क्या दिया है, निर्वात दिया है। प्रश्नों को आपको बहुत आराम से पढ़ना है। आप तुरंत 330 या 332 को अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। हाँ, अगर पूछा जाए कि ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होती है, तो सबसे अधिक देखिए किस में होती है, ठोस में होती है। उससे कम किस में होती है, द्रव में होती है। और उससे कम किस में होती है, गैस में होती है। और ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि किस में नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या निर्वात में ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। तो हाँ देखिए, निर्वात में ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन ध्वनि चल नहीं सकती है, इसलिए वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्लियर हो गया होगा। तो निर्वात में ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन वह सुनाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं होता है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो पानी द्रव है, इसमें तो चल सकती हैं। कार्बन में देखिए अगर कह दिया जाए कि ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक होती है, उसमें इस्पात यानी स्टील दे दिया जाए और कार्बन दे दिया जाए, तो कार्बन में जो है ध्वनि की चाल स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें आप गलती नहीं करेंगे। और गैस में भी ध्वनि चल सकती है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं किसमें, निर्वात में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, किसमें ध्वनि की गति अधिक होगी। पहला देखिए दिया निर्वात में तो ध्वनि चल नहीं सकती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, ऑप्शन ए क्या है, गलत है। वायु की अपेक्षा किसमें अधिक होती है, ठोस में। तो यहाँ पर देखिए ठोस के रूप में कौन, इस्पात, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए देखिए दिया है दोलन से। तो देखिए जो दोलन है यह क्या है, एक प्रकार का कंपन है। दोलन क्या है, यह भी एक प्रकार का कंपन है, लेकिन इसमें जो आवृत्ति होती है वह बहुत क्या होती है, कम होती है। और जब आवृत्ति कम होती है तो वहां पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, कंपन से। अगर पूछ लिया जाए कि मानव ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, कंपन से। ये कंपन कहाँ पर होता है, कंठ में होता है। कहाँ पर होता है, कंठ में होता है। कंठ को ही क्या कहते हैं, टेटुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, टेटुआ कहते हैं, या इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ये कहाँ होता है, फूड पाइप में नहीं होता है, विंड पाइप में होता है। तो उम्मीद है यह प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक किस में होती है, अभी इसके पहले बता चुके हैं, ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उससे कम गैस में, और निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वह कौन सा होता है, श्रव्य होता है। पहला क्या होता है, श्रव्य होता है। दूसरा क्या होता है, अवश्रव्य होता है। दूसरा क्या होता है, अवश्रव्य होता है। और तीसरा क्या होता है, पराश्रव्य होता है। तीसरा क्या होता है, पराश्रव्य होता है।
अब यहाँ से देखिए आवृत्ति के परास के बारे में पूछ लेता है। तो श्रव्य का क्या होता है, देखिए इसका होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और अवश्रव्य का क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। और पराश्रव्य का क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। यानी अगर आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे क्या कहते हैं? अवश्रव्य कहते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है तो उसे श्रव्य कहते हैं। और पराश्रव्य का मतलब क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहते हैं या पराश्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य किस तरंग को सुन सकता है। तो जिसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है उसको सुन सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एक तरंग स्रोत से 1,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बताइए क्या इसे मनुष्य सुन सकता है? तो सुन ही सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि यह इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आ जाती है। इसके बाद देखिए जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं इसको कौन सुन सकता है? तो इसे देखिए कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। और बड़े जानवर में जैसे हाथी हो गया, गैंडा हो गया, ये सब भी इसको आराम से सुन सकते हैं। इसके अलावा देखिए पराश्रव्य तरंगे कौन सा जीव उत्पन्न कर सकता है? तो जो डॉल्फिन मछली है और जो चमगादड़ है ये सभी क्या है? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। और चमगादड़ जो है क्या कर सकता है? चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करके ही अपने शिकार का निर्धारण करता है। तो इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर कितना समय के लिए होता है? तो देखिए ध्वनि का जो प्रभाव है हमारे कानों पर 1/10 सेकंड के लिए होता है। यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। देखिए यहाँ पर डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुदाब मापते हैं। केल्विन क्या है? ताप के मापन का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन एक ऐसा पैमाना है जो कभी ऋणात्मक नहीं होता है और इसका न्यूनतम मान कितना होता है? 0 केल्विन होता है, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। या कभी कभी पूछ लेता है कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो उसका भी मात्रक क्या है? डेसिबल ही है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न दिया गया है, डब्ल्यू एच ओ द्वारा कितने डेसिबल की ध्वनि हमारे कानों के लिए हानिकारक नहीं होती है? यह देखिए थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको याद कर लेना है कितना मान्य किया गया है, 45 डेसिबल। डेसिबल को देखिए संकेत में स्मॉल डी स्मॉल बी से भी प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे कानों के लिए नुकसानदायक जो होती है वो कितना होती है? 80 डेसिबल। कभी कभी 85 देगा, कभी कभी 95 देगा। तो 80, 85, 95 यही विकल्प क्या होगा? सही माना जाएगा। कब? जो हमारे मतलब कानों के लिए नुकसानदायक होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, एक बेल में कितना डेसिबल होता है? तो देखिए एक बेल में जो है 10 डेसिबल होता है। आपको याद कर लेना है एक बेल में कितना डेसिबल होता है? 10 डेसिबल होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? देखिए हृदय के कंपन से जो है श्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं? नहीं। पराश्रव्य तरंगे कौन उत्पन्न करता है? चमगादड़। तो यहाँ पर कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गैंडे आदि कुछ जीव आराम से सुन सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, भूकंप के समय यानी जब भूकंप आने वाला होता है तो उस समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? श्रव्य होती हैं क्या? अगर श्रव्य होती तो मानव सुन लेता, ऐसा नहीं होता है। पराश्रव्य नहीं होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, सोनार, डॉल्फिन, चमगादड़, रॉकेट तथा गाल्टन की सीटी से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अभी अभी बताए हैं कि चमगादड़ कौन सी तरंगें उत्पन्न करता है? पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है। यानी सोनार से, डॉल्फिन से, चमगादड़ से, रॉकेट से और गाल्टन की सीटी से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनार जो है किन तरंगों पर कार्य करता है? तो पराश्रव्य तरंगों पर कार्य करता है। यह तरंगों को भेजता है और वहां से परावर्तित होकर तरंगें वापस आती हैं और उसी से जो है हम क्या करते हैं? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की जानकारी करते हैं या समुद्र की गहराई का भी पता लगाते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, अवश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? तो अभी इसके पहले बताया देखिए कुत्ता भी सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, हाथी सुन सकता है, गैंडा सुन सकता है, यानी उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दिया गया है,
कौन पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकता है? तो पराश्रव्य तरंगों को कौन उत्पन्न कर सकता है? चमगादड़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि चमगादड़ अपना शिकार कौन सी तरंगों को उत्पन्न करके करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करके करता है। और वहां पर नियम कौन सा लागू होता है? परावर्तन का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ईसीजी में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो देखिए ईसीजी में भी किसका प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किस तरंग का प्रयोग होता है? तो वहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंगों का हो जाएगा। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कृषि में कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर भी देखिए आंसर क्या है? पराश्रव्य तरंग है। यानी कृषि में कीट पतंगों को किससे नष्ट करते हैं? पराश्रव्य तरंगों से नष्ट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पथरी भ्रूण ट्यूमर की जांच में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर भी किसका अभी बताए हैं कि आंतरिक अंगों की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए दिया गया है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर इसके पहले देखिए अभी हम बताए हैं कि जो 80 डेसिबल या इससे अधिक होती है, 80 दे देगा ऑप्शन में, 85 दे देगा, 90 दे देगा, 95 दे देगा, यह विकल्प पर निर्भर करता है। मतलब यह या इससे अधिक, तो जहां पर इससे अधिक या ये ऑप्शन मिला वही वाला क्या हो जाएगा? सही। तो सहन सीमा लगभग कितनी होती है? तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए दिया गया है, किसमें ध्वनि की चाल अधिक है? तो अधिक किसमें है? देखिए इसके पहले हम बता चुके हैं, जो ध्वनि है वह निर्वात में नहीं चल सकती है। लोहा की अपेक्षा लोहा से ज़्यादा किसमें होती है? स्टील में। लेकिन यहाँ पर कार्बन अगर ऑप्शन में दे दे या एल्यूमिनियम ऑप्शन में दे दे, तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल स्टील से भी अधिक होती है और लोहे से भी अधिक होती है। तो यहाँ पर अगर कार्बन दिया है तो कार्बन में ध्वनि की चाल स्टील और लोहा दोनों से अधिक होती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला दिया गया है, किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम है? पहला देखिए ऑप्शन दिया है निर्वात में, तो निर्वात में नहीं होती है। इसके बाद देखिए अगला दिया गया हवा में, तो हवा की अपेक्षा, देखिए हवा क्या है? विरल माध्यम है और इसकी अपेक्षा सघन कौन है? जल है, तो इसमें भी गलत हो जाएगा। अब जल में देखिए जो गंदा जल है, गंदा जल की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ध्वनि की चाल अधिकतम, देखिए यहाँ पर आपको घनत्व से नहीं लेना है, यानी यहाँ पर क्या है? ये सघन है इसकी अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही मान लिया जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, बिजली की चमक के कुछ समय बाद बादलों की कड़क सुनाई देती है। तो यहाँ पर कान आँख की अपेक्षा कम संवेदनशील होते हैं क्या? ऐसा कोई नहीं होता है। आँख तुरंत देख लेती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ध्वनि नम हवा में धीमी गति से चलती है। देखिए नम हवा या आर्द्रता में ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाती है। तो यहाँ दिया धीमी गति से, यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। आप याद कर लेंगे, आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाती है। प्रकाश ध्वनि से क्या होता है? तेज चलता है, इसलिए यहाँ पर बिजली की चमक पहले और आवाज बाद में आती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि तरंगों का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था, ए का उष्टिक्स होता है, क्या होता है? यहाँ पर ऊ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए का उष्टिक्स होता है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? किसी दृढ़ सतह से टकरा करके ध्वनि का वापस आ जाना ही क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। अब देखिए प्रतिध्वनि के लिए क्या होना चाहिए? ध्वनि स्रोत और परावर्तक तल के मध्य में कोई भी वस्तु नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु होगी तो वहां पर प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पर प्रतिध्वनि के लिए जिम्मेदार कारण कौन सा है? परावर्तन है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर या कहीं कहीं पर 17.5 मीटर दिया रहता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब हम डिटेल क्लास लेंगे तो वहां पर बताएंगे कि 17.5 मीटर कहाँ से आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन भी दे दिया गया है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 सेंटीमीटर, नहीं 17 फुट नहीं। फुट में पूछा जाएगा तो आप कितना लगा सकते हैं? 56 फीट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 मीटर ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला देखिए दिया गया है, ध्वनि में कौन सी घटना नहीं घटित होती है? तो देखिए ध्वनि में परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है, लेकिन ध्रुवण नहीं होता है। ध्रुवण एकमात्र ऐसी घटना है जो किसमें होती है? प्रकाश में होती है। अब देखिए आप लोग जब प्रकाश में पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि जो साधारण प्रकाश होता है वह कैसा होता है? आध्रुवित होता है। लेकिन जब इसे पोलेराइड से गुजार देते हैं
तो इसके जो कंपन होते हैं वे क्या होते हैं, जो कण के रेखिक दिशा में होते वही बचते हैं, उससे सभी क्या होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं पोलेराइड में उपस्थित किसके द्वारा, कुछ घटकों के द्वारा। इसलिए यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ध्रुवण की घटना किसमें होती है, प्रकाश में, ध्वनि में नहीं होती है। विवर्तन भी ध्वनि में होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए दिया गया है नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विवर्तन का मतलब देखिए क्या है, संकीर्ण छिद्र या किनारे से ध्वनि का टकरा करके दूसरी दिशा में मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। विवर्तन के ही कारण क्या होता है कि दूसरे कमरे में कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं और आप उसकी आवाज को बाहर भी सुन सकते हैं। यह घटना किसके कारण होती है, विवर्तन के कारण होती है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, किस घटना के कारण हम दूसरे कमरे में बोल रहे व्यक्ति की आवाज सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अभी बताएं किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है। व्यतिकरण के कारण देखिए क्या होता है, कभी कभी ध्वनि तेजी से सुनाई देगी, कभी कभी से कम सुनाई देगी। और डॉपलर प्रभाव देखिए क्या है, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है, तो अगर ध्वनि स्रोत और श्रोता पास में जा रहे हैं तो आवृत्ति का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर दूर जा रहे हैं तो आवृत्ति का मान घट जाता है। ध्वनि में यही घटना क्या कहलाती है, डॉपलर इफेक्ट कहलाती है। तो यहाँ पर जो इसका प्रश्न का मेन उत्तर वह क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए दिया गया है, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही वाहनों को पकड़ने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है वह किस पर आधारित होता है। तो देखिए ध्रुवण तो ध्वनि में होता ही नहीं है, विवर्तन पर आधारित नहीं है, व्यतिकरण पर आधारित नहीं है, वह किस पर आधारित है, डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दो लाउड स्पीकर को आमने सामने रखकर नहीं बजाते हैं, क्यों। देखिए ना बजाने का मेन कारण क्या है कि यहाँ पर अगर दो लाउड स्पीकर को आमने सामने रखा जाएगा तो उनकी ध्वनियाँ आपस में टकराती रहेंगी और टकराने से कभी कभी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, कभी कभी न्यूनतम हो जाएगी। और यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण के कारण आमने सामने रखकर नहीं बजाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, मयक संख्या क्या है। मयक संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल से क्या करते हैं, वस्तु की चाल की तुलना करते हैं, उसका वह क्या होता है, मयक संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल बटा वस्तु की चाल ये क्या है, गलत है। वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मयक संख्या कहलाता है। यहाँ पर प्रकाश होता ही नहीं है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मयक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए वस्तु की चाल ध्वनि से क्या होती, कम होती है सबसोनिक में, ये सही दिया गया है। सुपरसोनिक में वस्तु की चाल ध्वनि से अधिक होती है, यह भी सही है। हाइपरसोनिक में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक होती है, यह भी सही है। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है, एक वस्तु की चाल 990 मीटर पर सेकंड है, इसकी मैक संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मैक संख्या के बारे में क्या होता है, मैक संख्या बराबर क्या होता है, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। तो वस्तु की चाल कितना है, 990 है, और ध्वनि की चाल कितना होती है, 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ कटा लेंगे तो 33 तियाँ कितना हो जाएगा, 33 तियाँ 99 हो जाएगा। इसलिए मैक संख्या का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए सेम यही है, मैक संख्या पूछा गया है। तो मैक संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, वस्तु की चाल कितना है, 660 है, और बटा ध्वनि की चाल 330 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मैक आ जाएगा। यानी यहाँ पर मैक संख्या का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, गूंजहीन हाल का अनुरणन काल होता है। देखिए धारण करने का समय। तो गूंजहीन का मतलब देखिए क्या है, ये सिनेमा घरों में हाल बनाए जाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, दीवारों पर लकड़ी की पतली पट्टियां लगा दी जाती हैं, पर्दे लगा दिए जाते हैं, थर्माकोल लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए धारण काल उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, मतलब वहाँ पर गूंज होती ही नहीं है। यानी यहाँ पर अनुरणन काल कितना हो जाएगा, 0 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, सीटी बजती हुई गाड़ी जब पास आती है, तो यहाँ पर देखिए पास आए दूर आए, यानी दूर जाए पास आए, इसमें कौन सा प्रभाव होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है। तो अगर पास आती है तो अभी बता चुके हैं, आवृत्ति क्या होती है, बढ़ी सी प्रतीत होती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बड़ी सी प्रतीत होती है। तो आवृत्ति क्या होगा, बड़ी सी प्रतीत होगी। आप कभी अनुभव करेंगे कि जब कोई गाना बजाता हुआ वैन आपके पास में आएगा तो लगेगा कि गाने की स्पीड बढ़ गई है, और जब दूर जाएगा तो लगेगा स्पीड क्या हो गई, घट गई है। तो यहाँ पर आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, सिनेमा घरों में दीवार पर लकड़ी, थर्माकोल और चादरें लगाई जाती हैं, क्यों, गूंजहीन बनाने के लिए। गूंजहीन बनाने से क्या होता है, आपको ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है और ध्वनि बार बार टकराती नहीं है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला दिया गया है, ध्वनि की अधिकतम चाल है स्टील में, लोहा में, क्वार्टज कांच में, हवा में। देखिए अगर कार्बन दे दे, स्टील दे दे, लोहा दे दे तो आपका आंसर क्या लगेगा? कार्बन। लेकिन अगर कार्बन के अलावा क्वार्टज कांच दे दे तो आपको क्वार्टज कांच ही सही करना। क्यों? क्योंकि क्वार्टज कांच में ध्वनि की चाल जो होती है वह स्टील और लोहा की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सोनार का पूरा नाम है। देखिए यहाँ जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी पेपर में बार बार पूछे गए हैं। साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग। देखिए क्या है? गलत है, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, तो रीचिंग देखिए नहीं होता है, रेंजिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों को आप देखिए और एक बार उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, आवृत्ति गलत है, आयाम गलत है, पिच गलत है, टोन कहते हैं। समान प्रकार की आवृत्तियों से मिलकर जो ध्वनि बनती है उसे क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किस घटना के कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? तो अनुनाद के कारण देखिए ऐसा नहीं होता है। गुड़ता के कारण पता चलता है कि कौन सा यंत्र बज रहा है। प्रतिध्वनि के कारण क्या होता है? ध्वनि टकरा करके वापस आ जाती है। और यहाँ पर देखिए तारत्व के कारण ध्वनि क्या होता है? मोटी अथवा पतली सुनाई देती है। यदि आवृत्ति का मान ज़्यादा है तो इसे हाई पिच कहते हैं, और हाई पिच की ध्वनि कैसी होती है? पतली होती है। अगर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मान कम है तो यहाँ पर ध्वनि कैसी होगी? मोटी होगी। और जो ध्वनि पतली होती है या श्रिल होती है वह दहाड़ नहीं लगाती है और दूर तक नहीं सुनाई देती है। जैसे जो शेर होते हैं उनके दहाड़ की आवृत्ति क्या होती है? कम। और जब आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि कैसी होगी? मोटी। और जो ध्वनि मोटी होती है, यानी जब आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो वह दूरी क्या करेगा? ज़्यादा तय करेगा। इसलिए जंगल में शेर की दहाड़ बहुत दूरी तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उसकी ध्वनि क्या होती है? मोटी। मोटी का मतलब लो पिच की होती है, लो पिच का मतलब उसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, बच्चों व महिलाओं की ध्वनि कुछ पतली होती है। तो पतली होने का देखिए कारण क्या होता है? इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह ज़्यादा होती है, आवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा। और जब आवृत्ति ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं? हाई पिच कहते हैं, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर गुणता और सुंदर होना कोई कारण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिखाई दे रहा होगा, शेर, हाथी व पुरुषों की आवाज अधिक दूर तक सुनाई देती है। क्यों? व्यतिकरण, परावर्तन, गुणता। इसका कोई आंसर नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही, तीव्रता। तीव्रता क्यों? क्योंकि लो पिच, लो पिच में क्या होता है? आवृत्ति कम। जब आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा और आवाज अधिक दूर तक जाएगी। और ऐसी आवाजें दहाड़ भी लगाती हैं। अगर कोई स्त्री आपको डांटती है तो वह उतना तेजी से नहीं डांटती है जितना कि पुरुष डांट सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी तीव्रता क्या होती है? उनकी तीव्रता क्या होती है? हाई होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो आवृत्ति ज़्यादा होने पर दहाड़ नहीं लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए दिया गया है, श्रृंग व गर्त बनते हैं। श्रृंग व गर्त देखिए कुछ इस तरह से होता है। अगर इसको हम मिड पॉइंट से मिला दें तो ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। और नीचे वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो श्रृंग और गर्त देखिए किस में बनते हैं? अनुप्रस्थ तरंग में बनते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या बनते हैं? विरलन और संपीडन बनते हैं। जैसे स्प्रिंग, हम स्प्रिंग को खींच दें तो यहाँ पर देखिए क्या है? कण पास पास में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनत्व ज़्यादा होगा, इसे कहते हैं संपीडन। इसे क्या कहते हैं? संपीडन कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। ये क्या है? विरलन है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो श्रृंग व गर्त किस में बनते हैं? अनुप्रस्थ में। विरलन और संपीडन किस में बनते हैं? अनुदैर्ध्य में बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न भी दिया गया है, प्रश्न दिया गया है विरलन और संपीडन बनते हैं। तो अभी अभी बता दिए किस में बनते हैं? अनुदैर्ध्य में। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, संपीडन और विरलन का कारण है चुंबकीय प्रभाव। गलत है। देखिए संपीडन और विरलन का कारण पूछा गया है तो चुंबकीय प्रभाव गलत है। तापांतर अपवर्तन देखिए गलत है। यहाँ पर वायुदाब क्या है? देखिए तापांतर दिया गया है और वायुदाब दिया गया है। तो यहाँ पर संपीडन और विरलन का देखिए कारण जो होता है वह अगर एयर में देखेंगे तो वायुदाब हो सकता है, और किसी लिक्विड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तापांतर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग इस प्रश्न को क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए संपीडन और विरलन होने का कारण जो है यहाँ पर तापांतर हम आंसर लगा रहे हैं और यही सही होने की संभावना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ध्वनि तरंगों को किस ऊर्जा के कारण सुन सकते हैं? विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के कारण गलत है, गूंज के कारण गलत है, कंपन ऊर्जा के कारण गलत है। ध्वनि तरंगे कैसी ऊर्जा होती हैं? यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए दिया गया है मनुष्य सुन सकता है। तो मनुष्य कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या करता है? सुन सकता है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है सुपरसोनिक विमान किसे क्षति पहुंचाते हैं? तो देखिए यहाँ पर आयन मंडल को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, क्षोभ मंडल को भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं, वे क्षति किसे पहुंचाते हैं? ओजोन मंडल को पहुंचाते हैं। और ओजोन मंडल को किस यूनिट में मापते हैं, या इसके डेंसिटी को किस में मापते हैं? डाबसन से। किससे मापते हैं? डाबसन से मापते हैं। इसके पहले की प्रैक्टिस क्लास में हम आप सभी लोगों को बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। तो डेसिबल से क्या मापते हैं? तो तीव्रता मापते हैं। बेल क्या है? तो बेल और डेसिबल क्या है? तीव्रता के मात्रक हैं। लेकिन आवृत्ति की बात हो रही है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, या इसी को कहते हैं सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकंड की पावर -1 यानी 1/सेकंड भी कह सकते हैं इसे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है निर्वात में ध्वनि उत्पन्न होती है या नहीं? तो इसके पहले हम पहले ही बता चुके हैं कि निर्वात में ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन उसे सुना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है क्यों? घनत्व अधिक होने के कारण गलत है, दाब कम होने के कारण गलत है, चाल अधिक होने के कारण गलत है, प्रत्यास्थता शून्य होना ही क्या है? सही है। यानी निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रश्न देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाती है। तो बढ़ने का मतलब देखिए पहला दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। कम हो जाती है, गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और निर्भर नहीं करती है, क्या है? गलत हो जाएगा। अगर कहते 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ती है? तो 0.61 या कहीं पर 62 लिखा रहता है। 62 मीटर पर सेकंड क्या होता है? बढ़ जाती है। कहीं कहीं पर क्या लिखा रहेगा? 62 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? सही माने जाएंगे। मीटर पर सेकंड में कितना बढ़ती है? 0.62 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। और सेंटीमीटर में कितना बढ़ती है? 62 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ती है। कहीं कहीं पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 62 के बजाय 0.61 भी लिखा मिल सकता है। तो इसमें डाउट नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ती है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है? तो निर्भर करती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है आवृत्ति बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो ध्वनि की चाल v बराबर होता है गामा RT बाई एम होता है। v बराबर क्या होता है? गामा RT बाई एम होता है। और देखिए v बराबर क्या होता है? गामा P बाई डी होता है। तो इन फार्मूलों में जो है क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। और जब निर्भर नहीं करती है तो यहाँ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप याद कर लेंगे तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाती है। और आवृत्ति के बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए पूछा जाएगा कि अणुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? तो अणुभार देखिए जब बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होता है? घटती है। और अणुभार जब घटता है तो ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में किसमें चाल अधिक होगी ध्वनि की? तो हाइड्रोजन में अधिक हो जाएगी। यहाँ देखिए पी है। अगर दाब को बढ़ाएंगे तो घनत्व तो अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए दाब बढ़ाने से भी ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दो कंडीशन याद करना, आवृत्ति और दाब पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। लेकिन घनत्व के बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होता है? घटती है। और घनत्व के घटने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आगे हम आपको डिटेल बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दिया गया है दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल का फार्मूला v बराबर होता है गामा P बाई डी। देखिए गामा क्या है? गैस की स्वतंत्र कोटि के बारे में वर्णन करता है। तो यहाँ पर गामा P बाई डी है। तो बताइए अगर दाब P बढ़ाएंगे, दाब के बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व भी क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो जितना आप ऊपर बढ़ाएंगे उतना नीचे बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए यहाँ पर दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब आर्द्रता बढ़ती है तो जो पार्टिकल होते हैं उनका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब आकार बढ़ जाता है तो उनका घनत्व जो होता है वो घट जाता है।
और अभी बता रहे हैं कि v बराबर होता है गामा p बाई डी होता है अंडर रूट। अब बताइए जब घनत्व तो घट जाएगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ जाएगी। इसीलिए वर्षा के समय में जब जंगल में लकड़ियां काटी जाती हैं तो उसके खटर खटर करने की आवाज़ बहुत दूरी तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों? चूंकि घनत्व के बढ़ने से, देखिए आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, घनत्व तो घट जाता है। क्यों? चूंकि कणों का आकार बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। जैसे चावल के पकने पर उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। और जब घनत्व घटेगा तो चाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? चूंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्द्रता बढ़ेगी तो घनत्व घटेगा, और जब घनत्व घटेगा तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए दिया गया है घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो घनत्व देखिए अभी बताए थे फार्मूला में, फिर से नोट करते हैं, v बराबर क्या होता है, गामा पी बाई डी होता है। अगर आप घनत्व बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा, घट जाएगी। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, तो बता चुके हैं ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आवृत्ति और दाब पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? चूंकि पी को बढ़ाएंगे तो डी अपने आप बढ़ जाता है। तो यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। प्रश्न को एक बार आप सही से पढ़ेंगे, ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर, आवृत्ति और दाब पर। इसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, अणुभार के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब अणुभार बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होता है, घट जाती है। क्यों? चूंकि v का जो मान होता है वह अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है अंडर रूट में। अगर अणुभार m है तो अंडर रूट m के क्या होता है, व्युत्क्रम में होता है। तो अणुभार बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा, घट जाएगी। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की चाल सर्वाधिक है। देखिए जब ध्वनि की चाल सर्वाधिक है तो हीलियम का अणुभार कितना होता है, 2 होगा। हाइड्रोजन का देखिए H2, अगर गैस की बात करेंगे तो 2 इसका है तो इसका 4 हो जाएगा 2Ac में। तो 4 इसका है, आर्गन का 18 दूना 36 के करीब में हो जाएगा। तो इस तरह सबसे कम अणुभार किसका, हाइड्रोजन का। और जब अणुभार कम होगा मतलब यम का मान क्या होगा, कम होगा। तो जब यम का मान कम होगा तो वी का मान क्या होगा, अपने आप क्या होगा, अधिक हो जाएगा। यानी ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में हो जाएगी, हाइड्रोजन में। आपको रटना नहीं है, कंसेप्टों से समझना है। अच्छा, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे भारी देखिए गैस कौन सी है, तो गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर अक्री की बात करेगा तो वहां पर जो है रेडान सबसे भारी गैस मानी जाएगी। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया आर्गन पाइप के बारे में। देखिए आर्गन पाइप में क्या होता है, ये धातु, लकड़ी अथवा प्लास्टिक की बनी हुई खोखली पाइप होती है। अगर इसके दोनों सिरे खुले हैं तो इसे कहते हैं खुली आर्गन पाइप। जैसे यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है, खुली आर्गन पाइप है। अगर एक सिरा बंद और दूसरा खुला है तो इसे क्या कहते हैं, बंद आर्गन पाइप। जैसे जो सीटी होती है, विसल होती है, वह कैसी आर्गन पाइप है, बंद। और जो बांसुरी होती है, शहनाई होती है, वो कैसी होती है, खुली आर्गन पाइप। तो खुली आर्गन पाइप की जो ध्वनि होती है वह सुरीली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सम व विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होती है। लेकिन जो बंद होती है उसमें केवल विषम सन्नादि उत्पन्न होती है। इसलिए सीटी की आवाज़ कैसी लगती है, कड़वी। जबकि बांसुरी या शहनाई की आवाज़ कैसी लगती है, सुरीली। तो किस आर्गन पाइप की आवाज़ सुरीली होती है, तो खुली। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला दिया गया है, ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। देखिए ध्वनि तरंगों की विशेषता आयाम होता है, आवृत्ति होता है। देखिए ध्वनि में जो है घनत्व होता है कि नहीं होता है। देखिए ध्वनि गति करती है क्या, तो देखिए ध्वनि में घनत्व होता है, क्या होता है, गति नहीं होती है। ध्वनि में गति होती है, घनत्व नहीं होता। देखिए ध्वनि में गति होती है लेकिन क्या नहीं होता है, घनत्व नहीं होता है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने से तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति बढ़ रही है तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में देखिए उल्टा संबंध होता है। अगर तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति n है तो n बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। तो आवृत्ति बढ़ाने से घटेगा। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो इसके पहले देखिए बता चुके हैं कि अगर ऑप्शन में 80 दे दे, 85 दे दे, 90 दे दे, 95 दे दे तो उसके ऊपर सुन नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर 85 और 95 दोनों दिख जाए तो आप 95 को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अधिक तारत्व वाली ध्वनि किसकी है। तो अभी बताए थे पुरुष की जो होती है उसका तारत्व तो कम होता है, जिसे लो पिच कहते थे। तो गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या है, गलत है। शेर की दहाड़ का भी लो पिच का होता है, इसलिए दहाड़ होती है। मच्छर के भिनभिनाहट की जो देखिए आवाज़ होती है वह क्या होती है, पतली होती है, श्रील होती है।
इसलिए उनका पिच क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो अधिक तारत्व की ध्वनि कौन है, मच्छर का भिनभिनाना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्वनि का वेग, देखिए ध्वनि का जो वेग है वह किस पर निर्भर करता है, ध्वनि की तीव्रता पर। अगर तीव्रता ज़्यादा है तो ध्वनि ज़्यादा देर दूर तक सुनाई देगी और वेग ज़्यादा होगा, अगर तीव्रता कम है तो कम जाएगी। तो यानी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दी व गर्मी दोनों में समान होता है, ये तो गलत हो जाएगा। मौसम पर निर्भर नहीं करता, गलत हो जाएगा। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता, क्यों, क्योंकि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ती, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, तापमान परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। देखिए तापमान के बदलने से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो तापमान के देखिए बदलने से आवृत्ति प्रभावित नहीं होती है, विस्तार प्रभावित नहीं होता है। तापमान से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है क्या, नहीं, तीव्रता प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। देखिए ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता जो है वह किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति रेल लाइन पर हथौड़ा से चोट करता है और दूर स्थित एक व्यक्ति लाइन पर कान लगाकर सुनता है, तो उसे पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देगी। देखिए ठोस में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो जो ध्वनि ठोस से मतलब रेल से होकर के जाएगी वह पहले सुनाई देगी, और जो हवा से होकर जाएगी वह बाद में सुनाई देगी। और व्यक्ति को दो ध्वनियाँ सुनाई देंगी, तो रेल लाइन से होकर आने वाली क्या होगा, पहले सुनाई देगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, रेस्तरां में संगीत का आनंद ध्वनि के किस गुण के कारण लेते हैं। देखिए ध्वनि के गुणता के कारण क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उनकी ध्वनियों को आप स्पष्ट अलग अलग अंदाज में सुन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो की घुंडी ऐंठकर हम अनेक स्टेशनों की ध्वनि को किसके कारण सुन सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुनाद के कारण सुन सकते हैं। इसके बाद देखिए सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप सभी लोग उसको सर्च करके पढ़ लेंगे, और उम्मीद है ये क्लास